हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है वो कॉमन साइज़ इनकम स्टेटमेंट बताया था। अब कॉमन साइज़ स्टेटमेंट का जो आखिरी हिस्सा है कॉमन साइज़ बैलेंस शीट वो मैं बता देता हूँ आपको। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा पॉइंट भी 3 है कॉमन साइज़ बैलेंस शीट, और पॉइंट नंबर 3 के लिए हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन भी 3 है, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट के लिए पर्टिकुलर आपको जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कॉमन साइज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉमन साइज़ इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज़ बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट भी मैंने ऑलरेडी आपको इसका क्वेश्चन जो है वो पहले कंपैरेटिव में करवाया था, और तब ये मैनेज करके बताई थी किस तरीके से जो पुराने फॉर्मेट के अंदर जो वर्टिकल फॉर्म दिया हुआ है उसको कैसे अपन नए वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो वो मैंने आपको इसमें करके बताया। तो बैलेंस शीट मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दी है, बस अब मैं इसमें बताता हूँ कि किस तरीके से कॉमन साइज़ स्टेटमेंट के अंदर अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि जैसे अगर अपन ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टेटमेंट जब बनाया था तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमने क्या माना था 100%। जब इनकम स्टेटमेंट बनाया था कॉमन साइज़ का तो नेट सेल्स को क्या माना था 100%। तो वैसे ही आपका जो ये स्टेटमेंट है इसके अंदर आपको बैलेंस शीट की जो टोटल है उसको 100% मानना है। और इसलिए मैंने इसमें कोई इतना स्पेशली कुछ लिखवाया नहीं, क्योंकि बिल्कुल इजीली आप याद रख पाते हो कि बैलेंस शीट की टोटल को 100% मानना है। दैट मीन्स कि जैसे अगर आपकी लायबिलिटी साइड की जोड़ अगर 35 लाख है तो ये 100% मानी जाएगी, इधर की ये 40 लाख है तो इसको 100% माना जाएगा। एसेट्स का फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। तो अगर एक बार अगर आपने ये जो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है या एसेट साइड है उसको अगर आपने 100% माना है तो उसके बाद हर एक एसेट्स या लायबिलिटी इसमें कितने कितने परसेंटेज है वो आपको इसमें काउंट करना है। जैसे कि आपने बाकी वाले फॉर्मेट के अंदर देखा, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर बैलेंस शीट की टोटल है 35 लाख, तो उसमें हमारे पास अगर पूरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी की जोड़ अगर 35 लाख है और उसमें से शेयर कितने हैं उसके, तो 10 लाख है आपके शेयर्स डिवाइड बाय 35 लाख इंटू 100, तो यानी कि हमारे पास शेयर जो है वो है 28.57%। इस तरीके से अगर हम बात करें कि हमारे रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं तो 8 लाख डिवाइड बाय 35 लाख इंटू 100, तो ये है आपके 22.86%। तो सो ऑन एंड ऑन इस तरीके से आपकी सारी लायबिलिटीज़ जितनी भी लायबिलिटीज़ है उन सब की परसेंटेज आप निकालते जाएंगे। 5,35 लाख का कितना परसेंट है तो ये है 14.29%। 8 लाख आपका 13 लाख का 35 लाख का कितना है, तो 8 लाख डिवाइड बाय 35 लाख इंटू 100, तो ये आ रहा है 22.86%। इसी तरीके से 3 लाख 35 लाख का कितना परसेंट है तो 8.57%। एंड देन लास्ट 1 लाख जो है वो आपका 35 लाख का कितना परसेंट है तो ये आ रहा है आपका 86%। तो ये इस तरीके से आपको बड़ा ही आसानी से इस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें लायबिलिटी वाला हिस्सा जो है वो बता देता हूँ आपको। अब देखिए लायबिलिटी की जो टोटल है अगर मैं उसको 100% एज्यूम करूँ तो ऑब्वियस है कि ये तो कंफर्म है कि जो एसेट्स की टोटल होती है वही लायबिलिटी की टोटल होती है, कभी वो चेंज हो नहीं सकती। तो अगर आपने यहाँ पे एसेट्स की जोड़ जो है अगर 35 लिखी है तो लायबिलिटी की भी अपने पहले की थी 35। तो जैसे आपने लायबिलिटी को 100% माना है वैसे कि वैसे एसेट्स की टोटल 35 लाख को भी 100% मानेंगे। और वहाँ आपने ये पता लगाया था कि हमारी टोटल लायबिलिटी में से हमारी जो एक ईच लायबिलिटी है उसका परसेंट कितना है। तो वैसे आपको ये पता लगाना कि अगर आपकी एसेट साइड की टोटल अगर इतनी है तो इसमें हर एक एसेट्स का जो है वो परसेंट कितना है, उसमें फिक्स एसेट्स कितनी है, उसमें करंट एसेट्स कितनी है, फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स उसके भी अगर अलग अलग पार्ट्स हो तो उनका हर एक का कितना परसेंटेज आपका बनता है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अपन 19 लाख हमारी फिक्स एसेट से 35 लाख की टोटल के अंदर, तो ये आ रही है आपकी 54.29%। और मैंने जो आपको कल एक चीज़ बताई थी वो याद रखिए, ध्यान रखिए कि जिस डिजिट पर आप लिखते हो, जैसे इसका एग्जैक्ट आंसर तो था 54.28 और उसके पीछे 5 भी था, तो 285 है तो 5 अगर यहाँ पे आ रहा है 8 के पीछे तो फिर लिखते समय 8 की जगह आपको क्या लिखना चाहिए 9 लिखना चाहिए। उसके बाद आगे है 5 लाख रुपये 35 लाख का कितना परसेंट है तो 14.29%। उस तरह से 8 लाख 35 लाख का कितना परसेंट है तो 22.86। और काफ़ी सारे परसेंट देखिए कि कॉमन भी हो जाएंगे, जैसे यहाँ 8 लाख 5 लाख का आपने पहले भी निकाला है, तो अगर एग्जाम में अगर टाइम कम होता आप वहाँ से कॉपी करके भी लिखें तो कोई इश्यू नहीं। और अगर कैलकुलेट करें तो चेक कर लीजिए कि भाई पहले आपने जो निकाला था और अभी जो निकाल रहे हैं वैल्यू वो बराबर है या नहीं। तो ये इस तरीके से आपका
कॉमन साइज स्टेटमेंट के तीनों पार्ट पूरे होते हैं। और ये चेन जो है इस वाली साल की वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए, तो आप इसको कंप्लीट करके और कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इस लेसन का आखिरी पड़ाव जो है तीसरा मेथड ट्रेंड एनालिसिस, तो उसके लिए मुझे जो 2 क्वेश्चंस है और कुछ थ्योरी है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। तो एक बार मैं इसको क्लीन करके और फिर वापस आपको इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए अब इस जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको इसका लास्ट मेथड जो है इस लेसन का वो बताने जा रहा हूँ। ट्रेंड एनालिसिस मेथड इसका नाम है। तो ट्रेंड वर्ड जो होता है जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवृत्ति विश्लेषण, मतलब कि जैसे आपने सुना होगा कि आजकल हर चीज़ का क्या ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि हमारे जो है फैशन का क्या ट्रेंड चल रहा है, मोबाइल का क्या ट्रेंड चल रहा है, खाने का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो बिज़नेस के अंदर भी क्या होता है कि हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ ट्रेंड जो है वो चलता है। जैसे मान लीजिए कि 3-4 अगर कंपनी के प्रोडक्ट है तो कोई प्रोडक्ट अभी ज़्यादा तेज़ी से जो है उसकी प्रोग्रेस हो रही है, कोई प्रोडक्ट आपका एकदम डाउन जा रहा है, किसी के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, वो सीधा सीधा स्ट्रेट अपनी सेल्स को मेंटेन कर रहा है। बिज़नेस के अंदर एक्सपेंसेस का क्या हाल है, जैसे कि मान लीजिए अभी लॉकडाउन की वजह से अगर लेबर कम है तो आजकल हमारी लेबर की कॉस्ट के बढ़ने का ट्रेंड है कि जो वर्कर हमको 400 रुपये में मिलता था अभी अपन को उसके 450 फिर 500, और जैसे दीपावली नज़दीक आएगी और आपको अगर घरों में काम कराना पड़ेगा पेंटिंग आदि का, तो ऐसा हो सकता है कि उसके लिए आपको 800-800 रुपये, 1000-1000 रुपये उस काम के लिए देने पड़े जो आप 500-600 रुपये में करवा सकते थे। तो दैट मीन्स कि हर एक चीज़ का, हर एक बिज़नेस का, हर एक काम का जो ट्रेंड होता है वो हमको हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि हमको अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट जो है उसके अंदर जो मटेरियल की शॉर्टेज होने का ट्रेंड चल रहा है तो हम उस प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट बनाएं, या अगर हम 3-4 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो किसी की सेल्स अगर कम हो रही है तो हम उसका प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, किसी की सेल्स ज़्यादा हो रही है तो उसका प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। तो सो मैनी थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें बिज़नेस के अंदर होती है और हर एक चीज़ के बारे में अपन ट्रेंड एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं कि उसकी नेचर किस तरह की है, वो लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है, या फिर वो फ्लैक्चुएटिंग चल रहा है कि बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। तो इस तरह से वो कई सारी चीज़ों को अपन बिज़नेस के अंदर पता लगा सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का आपका तीसरा मेथड है, लास्ट मेथड है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट मेथड होता है वो रेशियो एनालिसिस, और उसके बाद फंड फ्लो, कैश फ्लो होते हैं, जो कि पूरे एक सेपरेट अलग से एक लेसन है जो अलग से टॉपिक के रूप में आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ मैंने इनमें जो भी बताया है वो मैंने यहाँ लिख भी दिया कि यह विधि प्रत्येक खर्च, आय, संपत्ति और दायित्व के बढ़ने और घटने की प्रवृत्ति को बताती है। दिस मेथड इज कैलकुलेट ट्रेंड ऑफ ईच एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स एंड लायबिलिटीज दैट दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, और इसके अंदर ट्रेंड के अंदर भी आपके अलग अलग 2 मेथड होते हैं, जिसके अंदर पहला मेथड होता है प्रवृत्ति अनुपात, ट्रेंड रेशियो। तो ट्रेंड रेशियो में क्या करते हैं कि एक वर्ष को आधार मानकर सभी वर्षों का सूचकांक ज्ञात किया जाता है, और आधार वर्ष से सूचकांक का अंतर भी आपको जो है वो ज्ञात करना है। तो देखिए कि ये वैसे आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर आप लोगों ने इंडेक्स जो है पूरा एक लेसन स्टैटिस्टिक में इंडेक्स करके पढ़ा है, जिसके अंदर आपने बहुत सारे तरह तरह के इंडेक्स नंबर निकालने के मेथड्स और फॉर्मूले और पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको बहुत ही बेसिक चीज़ जो है वो आपको यूज़ में लेनी है, और ये फार्मूला भी आपको शायद याद आ जाएगा कि करंट ईयर की प्राइस में बेस ईयर का प्राइस का भाग लगाएंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा जो है करंट ईयर का क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि इंग्लिश में भी मैंने इसमें लिख दिया है कि हमको एक बेस ईयर मानकर सारे ईयर्स के जो है इंडेक्स हमको कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा डेटा आएगा, हमारा इंडेक्स नंबर आएगा आंसर में, उसको बेस ईयर से उसका डिफरेंस भी हमको करते हुए चलना पड़ेगा। ये 2 काम आपको करने हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 10 थी, फिर 12 हो गई, फिर 15 हो गई, तो बेस ईयर मानना, जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोगों ने स्टेट्स में इंडेक्स नंबर इतना डिटेल पढ़ा है कि बेस ईयर भी बहुत तरह के होते हैं। फर्स्ट ईयर भी हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, एवरेज हो सकता है, आपका फिक्स बेस हो सकता है, आपका जो है चैन बेस इंडेक्स हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें बेस ईयर के लिए कैलकुलेट होती है, चीज़ें काम आती है। लेकिन जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि यूजुअली जो है एक नॉर्मल बिजनेस ईयर जो होता है, जो किसी भी तरह से एबनॉर्मल ना हो, किसी कारण से उसमें जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट ना हो। जैसे अगर कोरोना के कारण अभी किसी व्यक्ति की सेल्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे ग्रॉसरी दुकान है आपकी या वेजिटेबल की दुकान है, तो आपकी सेल्स जो नॉर्मली हुआ करती थी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, या कुछ ऐसी शॉप्स है जो कि आपको बंद रखनी पड़ी 3-4 महीने, तो आपका एनुअल टर्नओवर एकदम से डाउन भी हो गया। तो दैट मीन्स कि ऐसी चीज़ों को हम छोड़ दें, ऐसे ईयर्स को छोड़कर किसी भी एक नॉर्मल ईयर को जो है वो बेस ईयर बना सकते हैं। और जनरली बेस ईयर अगर हमारे पास कोई आधार ना हो,
तो मोस्टली सबसे पुराना जो ईयर क्वेश्चन के अंदर होता है वो आपको क्या मानना होता है, बेस ईयर। और बेस ईयर को जैसे मान ली मैंने बताया कि आपकी सैलरी 10 से 12, 15 और 20 हज़ार हो गई, तो सबसे पुराना ईयर आपका है वो उसका वैल्यू कितना है 10, उसको आप क्या मानेंगे बेस। 10 से 12 हो रहा है तो 12,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 करेंगे तो 10 से 12 यानी कितना हो गया 120%। 10 से 15 हो रहा है तो 15,000 बटा 10,000 इंटू 100 करेंगे तो 150%। 20,000 हो रहा है तो 20,000 बटा 10,000 इंटू 100 करेंगे तो वो आपका हो जाएगा इसके अंदर 200%। अब दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि जैसे आपका 100 से 120 हुआ वैल्यू तो यानी कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ, 20%। फिर 100 से ही काउंट करना है, 150 हुआ तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 50%। तो ये चीज़ इसमें मैंने आपको हिंदी में भी लिखाई है और इंग्लिश में भी लिखी हुई है कि सूचकांक जो है आधार वर्ष से सूचकांक का अंतर भी आपको करना है, यानी कि बेस ईयर का जो इंडेक्स आपका है जो ऑलवेज 100 ही रहता है वहाँ से आपके इंडेक्स का डिफरेंस कितना वो भी निकालना है। तो दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, एक तो करंट ईयर का हर एक साल का अपना अपना इंडेक्स और बेस ईयर से आपके ईयर के इंडेक्स का डिफरेंस। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो इसमें नोट करता हूँ और वो क्वेश्चन नोट करके फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन करके बताता हूँ। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे नोट कर दिया है और इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है अलग अलग, एक तो है आपका सेल्स और एक स्टॉक। तो एक पार्ट में अगर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ तो दूसरा हिस्सा आप खुद भी जो है वो इजीली इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसके अंदर इसका मेथड का एक रेशियो वाला जो पार्ट है, ये ट्रेन रेशियो जो मेथड मैंने अभी लिखा है, इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि इस मेथड में एक टाइम पर एक ही प्रोडक्ट या एक ही एलिमेंट के बारे में ही अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज कि उनके परसेंटेज तो साथ निकाले जा सकते हैं। पर जैसा जो दूसरा इसका जो मेन पार्ट होता है कि आपको एक बार तो ट्रेन रेशियोज़ निकालने हैं, लेकिन ट्रेन रेशियो निकालने के बाद बेस ईयर से उसका डिफरेंस जो निकालना है उसके लिए अलग से कॉलम चाहिए होता है। तो इस कारण से आप एक बार में एक ही प्रोडक्ट की जो है वो वैल्यूएशन इसके अंदर कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा है ये कौन से साल को बेस बनाना है। तो वैसे क्वेश्चन में लिखा हो सकता था भले आप चाहो तो लास्ट ईयर को बेस बनाने को कहे, चाहे आपको इसको कहे चाहे इसको कहे, किसी को भी कहे। हमारा तो ये फार्मूला है कि जो करंट ईयर की वैल्यू है उसमें जिसको बेस करना है उसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100 करके उसको आप रेशियो में कन्वर्ट करना है। लेकिन जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन टोटली साइलेंट है, तो हमारा वही रूल रहेगा कि फर्स्ट ईयर को अपन बेस बनाएंगे। और आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से याद होगा इंडेक्स नंबर में कि जिस ईयर को बेस बनाते हैं उसका वैल्यू ऑलवेज 100 ही रहता है। बिकॉज अगर अपन निकाले भी आंसर तो 1000 अपॉन 1000 करके इंटू 100 करेंगे तो 1000 कट जाएगा, तो 100 ही आपकी वैल्यू इसमें रहने वाली है। सेकेंड ईयर में 1200 अगर आपकी वैल्यू है, 1000 आपका बेस ईयर का वैल्यू है, तो 1000 अपॉन 1200 1200 अपॉन 1000 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 120। 1100 में 1000 का भाग लगा के जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, क्योंकि डेटा बड़ा इजी है। 1000 से 1300 हो गए तो 130, 1200 हो गए तो 120, 150, 160 और 180। तो बड़ी ही इजी वैल्यू इन्होंने किताब वाले ने दे दी है कि 1000 पर ये सारे परसेंट निकालने हैं। तो हम बहुत ही वर्बली ऐसे कैलकुलेट हो रहा है, 1000 से 1200 हुआ तो 120% हो गया, 1800 हुआ तो 180% हो गया। तो पहला काम तो ये हो गया इजी ट्रेन रेशियो। अब दूसरा काम इसमें ये करना है आपको कि अब बेस ईयर से इन सारे इंक्रीज डिक्रीज के परसेंटेज का डिफरेंस करना है। जैसे 100 से 120 हुआ, यानी हमने इस साल कितनी ग्रोथ की है, 20%। एक ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है स्लाइटली स्टूडेंट्स को, वो सोचते हैं कि भाई अगर 100 से 120 हुआ तो 20 बढ़ा, तो 120 से 110 हुआ तो 10% घटा। लेकिन मैंने क्लियरली बोर्ड पे भी लिख दिया है, बता दिया है कि जो डिफरेंस निकालना है वो बेस ईयर से निकालना है, ना कि वन टू अनदर ईयर, ना कि प्रीवियस ईयर से डिफरेंस निकालना है। मतलब 100 से 120 हुआ, 20 बढ़ा, 100 से 110 हुआ तो 10 बढ़ा, 100 से 130 हुआ तो 30 बढ़ा, फिर 20, फिर 50, फिर 60 और फिर 80। तो इसका मतलब कि हमारी सेल्स के लगभग हर साल बढ़ने की प्रवृत्ति, बढ़ने ही की ट्रेंड जो है वो रही है। लेकिन हाँ, बढ़ने की इंक्रीजमेंट की जो ट्रेंड के अंदर फ्लैक्चुएशन जरूर रहा है, कभी सेल ज़्यादा बढ़ी कभी कम बढ़ी, लेकिन हम अभी पॉजिटिव है, अच्छा है सेल्स को लेकर। ठीक है कि हमारी सेल्स लास्ट के 4 सालों से लगातार जो है, एक बार जब बढ़ना शुरू हुई तो उसके बाद कंटिन्यूस 3-4 साल से वो लगातार बढ़ी रही है। तो अभी इसका जो सेकंड पार्ट है स्टॉक वाला, वो भी इसी तरीके से आप कॉपी में कर सकते हैं कंप्लीट। और अब इसका जो सेकंड मेथड है वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जिससे आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद अपन जो है अगला कोई टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।